brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मिडिल ईस्ट में कयामत का रास्ता चौड़ा होता जा रहा है। 19 अप्रैल की सुबह खबर आई कि ईरान के इस्फहान में हवाई हमला हुआ है। इस्फहान में ईरानी सेना के अड्डे और मिसाइल रिसर्च सेंटर्स हैं। इसी प्रांत में नतांज न्यूक्लियर साइट भी है। अमेरिका के अखबारों ने ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया ये हमला इजराइल ने किया। इजराइल पिछले कई दिनों से माहौल बना रहा है। उसने कहा था ईरान पर पलटवार होगा, हालांकि कोई समय सीमा नहीं बताई थी। फिर 17 अप्रैल को रिपोर्ट आई कि अमेरिका के दबाव के बाद इजराइल नरम पड़ गया है। उसने ईरान पर बड़े हमले का प्लान टाल दिया है, मगर 19 अप्रैल की भोर होते होते इस्फहान में धमाके की खबर आ गई। हालांकि अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इजराइल सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अधिकारियों को पब्लिकली कुछ भी बोलने से मना किया गया है, जबकि ईरान ने कहा है उसके यहाँ बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। कुछ ड्रोन्स दिखे थे, उनको हवा में मार गिराया गया। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र भी खोल दिया है। तो आज हम जानेंगे क्या इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अगर हाँ तो फिर ईरान कैसे जवाब दे सकता है और इजराइल और ईरान ने हमले की पुष्टि क्यों नहीं की। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। जब से ईरान ने इजराइल पर हमला किया तब से एक सवाल पूरी दुनिया में घूम रहा है, इजराइल ईरान से कब, कहां और कैसे बदला लेगा। इसको लेकर कई थ्योरीज और अस्पष्ट रिपोर्ट्स चली। कहा गया इजराइल नए सिरे से रणनीति बना रहा है, वो ईरान पर हमला ज़रूर करेगा मगर सही समय और प्लानिंग के साथ। इजराइल के सहयोगी उसको संयम बरतने की सलाह दे रहे थे। अमेरिका ने पहले ही काउंटर अटैक में शामिल होने से मना कर दिया था। फिर यूरोप के कई बड़े नेता इजराइल पहुंचे। उन्होंने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की। नेतन्याहू ने साफ कह दिया हम सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। उधर ईरान भी भरा बैठा था। उसने धमकाया कि हमको मामूली सा भी नुकसान हुआ तो इजराइल याद रखेगा। 18 अप्रैल को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के कमांडर तो और आगे निकल गए। बोले कि हमको इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स के बारे में पूरी जानकारी है। हमारे किसी न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान पहुंचा तो हम उनको भी निशाना बना सकते हैं, और तो और हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने पर भी विचार करेंगे। ईरान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? उसका कहना है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन यूज़ के लिए, हम कोई परमाणु बम नहीं बना रहे, मगर इस दावे को बहुत से लोग खारिज करते हैं। इजराइल की क्या पॉलिसी है? वो ना तो परमाणु बम रखने की बात मानता है, ना ही उससे इनकार ही करता है। इजराइल और ईरान के न्यूक्लियर पॉलिसीज़ के बारे में हमने 18 अप्रैल की दुनियादारी में विस्तार से बताया। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलहाल शो की तरफ वापस लौटते हैं। जैसा कि हमने बताया 13 अप्रैल के बाद से इजराइल और ईरान दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही थी। फिर 19 अप्रैल की सुबह आई, भारत में पॉप फटती। उससे पहले दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग फ्लैश हुई। इजराइल हिट्स ईरान, US ऑफिशियल्स कंफर्म, यानी अमेरिकी अधिकारियों ने बताया इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इसके बाद सनसनी फैल गई। फिर एक एक कर दावे आने लगे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 इजरायली अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि ईरान के हमले का बदला लिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि इस्फहान प्रांत में फौज के एयरबेस पर धमाका हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया धमाके के पीछे कौन है। और भी मीडिया संस्थानों ने अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई। हालांकि किसी भी सूत्र ने अपना नाम जाहिर नहीं किया था, इसलिए आधिकारिक बयान का इंतजार होने लगा। पहली बड़ी खबर ईरान की न्यूज़ एजेंसी फार्स न्यूज़ ने चलाई। ये ईरान के IRGC का मुखपत्र है। उसने दावा किया कि इस्फहान में सिविलियन एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ, लेकिन धमाके की वजह पता नहीं चली है। दूसरे ईरानी न्यूज़ चैनल्स ने भी हमले को कम करके दिखाया, मगर कहानी इतनी भी सीधी नहीं थी। हमले की खबर के तुरंत बाद ईरान ने इस्फहान के ऊपर अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया था। ईरान की तरफ आने वाली फ़्लाइट्स को रास्ता बदलने के लिए कहा गया और तेहरान के मेन एयरपोर्ट पर सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। बाद में एयरपोर्ट को चालू कर दिया गया। इन सब के बीच संशय बरकरार है। अभी तक ना तो इजराइल ने और ना ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर हमले की बात स्वीकारी। हालांकि इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने जोर देकर कहा कि इस्फहान पर हमला इजराइल की एयरफोर्स ने ही किया है। इसके अलावा 2 इजरायली नेताओं की दिलचस्प पोस्ट ने भी तस्वीर साफ कर दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुद पार्टी की सांसद टेली गोतलिव ने लिखा, आज गर्व करने का दिन है। इजराइल एक मजबूत और शक्तिशाली देश है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर इशारों में ईरान पर हमले की बात जाहिर कर दी थी। दूसरी पोस्ट आई बेन इतामार गुएर की तरफ से। उन्होंने एक शब्द में लिखा लेम, इसका मतलब होता है कमज़ोर। बेन गुएर इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं। वो पहले दिन से ईरान को करारा जवाब देने की बात कर रही हैं। कहा गया वो इजराइल के पलटवार को कमतर करके आंक रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इजराइल हमले की बात स्वीकार क्यों नहीं रहा है।
इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, अमेरिका ईरान के साथ जंग शुरू करने के खिलाफ है। उसने क्लियर कर दिया है कि वो ईरान पर काउंटर अटैक में शामिल नहीं होगा। 14 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी नेतन्याहू को यही समझाया था कि ईरान पर हमला करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना। उसके बाद नेतन्याहू ने तुरंत अटैक करने का प्लान टाल दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने बदले में 3 चीज़ें ऑफर की। पहली, यूएन में फिलिस्तीन की फुल मेंबरशिप पर वीटो। दूसरी, हथियारों की मदद। तीसरी, रफा पर हमले की इजाज़त। अमेरिका ने पहली 2 शर्तें पूरी कर दी हैं। रफा अटैक का प्लान अभी अटका हुआ है, लेकिन इजराइल इस पर अमेरिका को मना लेगा। उसका दावा है रफा हमास का अंतिम गढ़ है, वहाँ पर इजरायली बंधकों को रखा गया है, उनको छुड़ाने के लिए हमला करना ज़रूरी है, जबकि अमेरिका शरणार्थियों की स्थिति और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इजराइल को रोक रहा है। नंबर 2, मल्टी फ्रंट वॉर। इजराइल इस समय 2 नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जंग लड़ रहा है। गाज़ा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह। गाज़ा में पिछले 6 महीनों से लड़ाई चल रही है। अभी तक इजराइल अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया है। उसके 133 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान के प्रॉक्सी गुट हैं। इजराइल के लिए 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ना मुश्किल हो रहा है, वो भी तब जबकि लेबनान वाला फ्रंट अभी पूरा खुला नहीं है। अगर ईरान के साथ भी जंग शुरू होगी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। वैसे भी ईरान कोई चरमपंथी संगठन नहीं है, एक भरा पूरा देश है, उसके पास अपनी फौज है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी है। इजराइल अभी गाज़ा और लेबनान पर फोकस करना चाहता है, इसलिए वो इसको मैसेजिंग की तरह दिखाना चाहता है। नंबर 3, फॉल्स अलार्म। ये स्थिति सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये भी हो सकता है कि इजराइल ने हमला ईरान का डिफेंस सिस्टम जांचने के लिए किया हो, वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा हो कि बड़े हमले की स्थिति में ईरान कैसे रिएक्ट कर सकता है, फिर उसके आधार पर बड़ा हमला करे। इस थ्योरी को 2 तथ्यों से दम मिलता है। पहला, 18 अप्रैल को इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत उन फाइटर पायलट से मिले जिन्होंने ईरान के हमले को इंटरसेप्ट किया। उनसे मुलाकात के दौरान गलांत ने कहा, आने वाले दिनों में हमारा काम बढ़ने वाला है। दूसरी बात, ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर जो हमला किया उसकी जिम्मेदारी तुरंत ले ली थी। इससे इजराइल की साख को धक्का लगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की छवि भी कमज़ोर साबित हुई। जानकार कहते हैं नेतन्याहू ईरान को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। उनको अपनी और इजराइल की ताकतवर छवि स्टैब्लिश करनी है। चलिए, इजराइल तो अभी नहीं मान रहा है, मगर ईरान को क्या समस्या, उसने क्यों नहीं स्वीकार किया? इसकी भी 2 वजहें हैं। नंबर 1, 19 अप्रैल की सुबह जो धमाका हो उसमें ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, उसकी न्यूक्लियर साइट्स सुरक्षित हैं। ईरान पहले ही कह चुका है वो हल्के नुकसान का भी बदला लेगा और इजराइल पर पहले से बड़ा हमला करेगा। अगर वो इजराइल के हमले की बात स्वीकारते तो उसको कार्रवाई भी करनी होगी। उस स्थिति में जंग तय है और जंग ईरान के हित में भी नहीं है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते उसकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही साथ वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर चरमपंथी संगठनों से भी जूझ रहा है। इजराइल का मोर्चा उसके लिए भी भारी पड़ सकता है। नंबर 2, ईरान ने दावा किया था वो इजराइल के किसी भी जवाब का सामना करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद उसके मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ। भले ही अटैक छोटा था, पर इसने उसकी कमजोरी को उजागर किया है। अगर वो इजराइल पर आरोप लगाता है तो उसकी साख के लिए खतरा होगा। इस वजह से भी उसने चुप्पी साध रखी है। इजराइल ईरान संघर्ष से और क्या क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बता देते हैं। दुनिया भर में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि 19 अप्रैल के हमले में ईरान की किसी न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो तियानो का बयान भी चर्चा में है। तियानो ने कहा कि इजराइल ने अमेरिका को अंतिम समय पर बता दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं। बकौल तियानो ये जानकारी अमेरिका ने G7 बैठक में दी। अमेरिका का क्या कहना है? विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनके देश को हमले से पहले कोई सूचना नहीं मिली थी। ब्लिंकन इटली में G7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से इजराइल छोड़ने की अपील की है। अमेरिका ने अपने दूतावास के स्टाफ को सावधानी बरतने के लिए कहा है। इजराइल ईरान संघर्ष का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ। 18 अप्रैल 2024 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन को यूएन की फुल मेंबरशिप देने से जुड़ा था। फिलिस्तीन को फिलहाल नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। वो यूएन की डिबेट्स में तो हिस्सा ले सकता मगर वोटिंग नहीं कर सकता। फुल मेंबर बनने के लिए UNSC की सहमति और जनरल असेंबली में 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। UNSC में 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है। UNSC में किसी प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए 15 में से 9 सदस्यों का साथ चाहिए, लेकिन अगर एक भी स्थायी सदस्य ने वीटो किया तो प्रस्ताव अपने आप गिर जाता है। एक वीटो 14 हाँ पर भारी पड़ जाता है। 18 अप्रैल को भी ऐसा ही हुआ। 12 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग की। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने एब्सटेन किया। लास्ट में अमेरिका ने वीटो कर दिया। इसके साथ ही प्रस्ताव वहीं पर फेल हो गया। जनरल असेंबली में जाने की नौबत ही नहीं आई। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अमेरिका तो फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना का समर्थन करता, फिर उसने वीटो क्यों किया?
अमेरिका का मत रहा है कि फ़िलिस्तीन स्टेट की स्थापना इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच बातचीत और शांति समझौते के बाद होनी चाहिए। The United States continues to strongly support a two-state solution. This vote does not reflect opposition to Palestinian statehood, but instead is an acknowledgement that it will only come from direct negotiations between the parties. अमेरिका के वीटो पर किसने क्या कहा? फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को फ़िलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना जाता है। उसने कहा यह अनैतिक और अन्यायपूर्ण है। यूएन में फुल मेंबर बनने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य बन सकता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज़्यादा अधिकार और बेहतर ढंग से अपनी आवाज़ उठा सकता था। इजिप्ट बोला ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नाकामी दिखाता है। हमास ने अमेरिका की आलोचना की है। इजराइल ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी किया, लिखा कि जो 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार के बाद फ़िलिस्तीन स्टेट को फुल मेंबरशिप देने की वकालत करें, वो हमास के आतंकियों को उनके जघन्य अपराध के लिए नाम दे रहे हैं। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने आज तक 7 अक्टूबर की घटना की निंदा नहीं की है। वे यहूदियों के हत्यारों को पैसे देते हैं, वे स्टेटहुड के लिए ज़रूरी अहर्ताएँ पूरी नहीं करते। फ़िलिस्तीन की मौजूदा स्थिति क्या है? फ़िलिस्तीन इस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ है, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक। दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, ना सीमा में ना शासन में। गाज़ा पट्टी पर 2007 से हमास का शासन है, जहां इजराइल पिछले 6 महीने से जंग लड़ रहा है, जबकि वेस्ट बैंक पर पीए का कंट्रोल है। पीए में फतह मूवमेंट का दबदबा है। ये भी एक समय तक चरमपंथी संगठन हुआ करता था। 1990 के दशक में उसने राजनीति में आने का फैसला किया। कहने को पीए पर वेस्ट बैंक का शासन है, मगर अधिकतर हिस्से इजराइल के कंट्रोल में हैं। फ़िलिस्तीन नागरिक अपनी मर्जी से वेस्ट बैंक में हर जगह नहीं जा सकते। कई इलाकों में इजराइल से परमिट लेनी पड़ती है। इन सबके अलावा इजराइल के अवैध सेटलमेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। ये सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल के अवैध गांव हैं, जिन्हें ताकत के दम पर थोपा जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से स्टेट बनाने के लिए 4 ज़रूरी शर्तें हैं: तय सीमा, स्थायी आबादी, एक सर्वमान्य सरकार और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की आज़ादी। फ़िलिस्तीन किन्हीं मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके बावजूद कि 139 देश उसको देश मानते हैं, फ़िलिस्तीन सही मायनों में संप्रभु नहीं है। फ़िलिस्तीन की सीमा निर्धारित नहीं है। 1947 के यूएन प्लान में जो तय हुआ था, आज की स्थिति उससे काफ़ी बदल चुकी है। आबादी की अगर बात करें तो जितने लोग वेस्ट बैंक और गाज़ा में रहते हैं, उससे ज़्यादा फ़िलिस्तीनी दूसरे देशों में शरणार्थी हैं। फ़िलिस्तीन में कोई सर्वमान्य सरकार भी नहीं है। वेस्ट बैंक में पीए का शासन है, मगर पूरे इलाके पर नहीं। पीए को फ़िलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन गाज़ा पट्टी में उनकी नहीं चलती। इसी तरह हमास का वेस्ट बैंक में कोई कंट्रोल नहीं है। हमास को कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा, और तो और हमास का मकसद इजराइल को जड़ से मिटाना है। ऐसे में 2 स्टेट सोल्यूशन की थ्योरी खत्म हो जाती है। ये क्या कहती है? 2 संप्रभु देशों का सह अस्तित्व, यानी जब कभी बात बने इजराइल और फ़िलिस्तीन संप्रभु पड़ोसी देशों की तरह रहें। चौथी बात, चूंकि फ़िलिस्तीन यूएन का फुल मेंबर स्टेट नहीं है, इसलिए दूसरे देशों के साथ सामान्य डिप्लोमेटिक संबंध बनाने और द्विपक्षीय समझौते में भी मुश्किल होती है। फ़िलिस्तीन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलेंगे अमेरिका, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रायल के लिए जूरी के सदस्यों का चुनाव पूरा हो गया है। इसमें 4 दिन लग गए। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 ज़रूरी सूचनाएं। सूचना नंबर 1, ललन टॉप की चुनाव यात्रा जोर शोर से चल रही है। हमारी टीमें भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही हैं। अब आप भी इस कवरेज का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? आप हमें chunav@lalontop.com पर मेल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखें और हमें बता सकते हैं कि आपकी लोकसभा सीट कौन सी है और ये सीट खास क्यों है। मेल करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। सूचना नंबर 2, इसी बरस नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ललन टॉप पर बहुत जल्द उसकी कवरेज भी शुरू होगी। उससे पहले हम आपको अमेरिका की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी से रूबरू कराएंगे। दुनियादारी के स्पेशल सेगमेंट में आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स या दुनियादारी@lalontop.com पर भेज सकते हैं। अब खबर की तरफ चलते हैं। तारीख 15 अप्रैल 2024 अमेरिका के न्यूयॉर्क का मैनहट्टन शहर, वहाँ की एक अदालत में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल शुरू हुआ। आरोप क्या है? सेक्स स्कैंडल छिपाने के लिए बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेराफेरी। दोषी साबित होने पर उन्हें 4 बरस की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि सजा होने के बाद भी वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने के बाद राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो किसी पूर्व या मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ क्रिमिनल केस भी नहीं है। खैर, ट्रंप के खिलाफ ट्रायल का पहला चरण था जूरी के 12 सदस्यों का चुनाव। ये जूरी पूरे ट्रायल के दौरान गवाहों और सबूतों पर नजर रखेगी और अंत में अपना विचार भी दे सकती है। इसके लिए 15 अप्रैल को प्रोसेस शुरू हुआ। 12 सीटों के लिए 500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया था।
फिर उनका टेस्ट हुआ, उनकी निष्पक्षता जांची गई। इसके लिए उनसे उनके फेवरेट न्यूज़ चैनल से लेकर पॉलिटिकल राय तक पूछी गई। आखिरकार 18 अप्रैल को खोज पूरी हो गई। उनका नाम और पता सीक्रेट रखा गया, हालांकि उनकी पहचान का कुछ हिस्सा उजागर भी किया गया है। जूरी में 7 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। उनमें व्हाइट, अश्वेत, एशियाई समेत कई मूल के लोगों को शामिल किया गया है। 19 अप्रैल को जूरी के 6 और वैकल्पिक सदस्यों को चुना जाएगा। इसके बाद ही जिरह शुरू हो सकेगी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।